पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम करे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख, ये सब। इसलिए हमारा कहना है, आज हमारे नेता पढ़े लिखे होते तो सभी लोगों को रोजगार मिलता। कुदरत का काल चक्र नियम देखिए, बचपन समय है, ताकत है, लेकिन पैसा नहीं है। जवानी ताकत है, पैसा है, लेकिन समय नहीं है। बुढ़ापा पैसा है, समय है, लेकिन ताकत नहीं है। कुदरत का कोई भी जवाब नहीं है। इस तरह से मेरा आपसे यही कहना है कि मेरे अतिथि शिक्षक भाई बहनों, आप लोगों में जितनी भी ताकत है, जितनी भी सब कुछ है, इस महाआंदोलनों में लगा दीजिए और हमारी ताकत ही सबसे बड़ी एक सफलता की कुंजी रहेगी। क्योंकि हमने अपना बचपन पढ़ाई में बिता दिया है और जवानी बच्चों को अध्यापन कराने में बिता दिया है। अब हमारा सिर्फ बुढ़ापा बचा है, जो कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होकर हमारा बुढ़ापा सही तरीके से गुजर सके। तो मैं उन सभी अतिथि शिक्षकों को आह्वान करता हूं और 52 जिले के अतिथि शिक्षकों को जगाने का प्रयास करता हूं कि इस दीपावली के पावन त्यौहार पर उन सभी अतिथि शिक्षकों के लिए मेरी ओर से और हमारे चैनल की ओर से सभी का घर सुव्यवस्थित और खुशमय खुशनुमा रहे। और आने वाली 10 अक्टूबर को हमारा महाआंदोलन नीलम पार्क भोपाल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी अतिथि शिक्षक साथ रहेंगे। और जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं हो जाता, जब तक हम सांस नहीं लेंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं कि हर पल हर खुशी आपको जीवन बिताए और हंसते रहिए और हंसाते रहिए, ऐसी हम कामना करते हैं। मेरे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों, जाग जाइए। बात करेंगे मध्य प्रदेश 30 जुलाई 2018 की, जिसमें हमारे लिए अतिथि शिक्षकों के अलावा कई पद निकाले गए थे नौकरियों के संबंधित। जबकि आपको बता देते हैं, वो पदों को लेकर आज तक भी भर्ती नहीं हुई। और यहाँ पर वर्ग 1 और 2 की परीक्षा हुई, जिसमें 2 वर्ष में रिजल्ट आया और तीसरी साल में जाकर उसकी भर्ती की गई। इस तरह से आपको बता देते हैं क्रमबद्ध तरीके से कि हमारे मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया का क्या मामला है और क्या मामला चल रहा है, जिसकी सूची हम आपके लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के वेतन पुनर्रचित नियम 2017 के अनुसार 1/7/2018 के वेतनमान पर निर्धारित किया जाएगा। प्राचार्य हाई स्कूल, इसकी जो पोस्टिंग संख्या है, यानी कि पदों की संख्या है 1050 और पदोन्नति के द्वारा 100%। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 34,789, 50%, ठीक है। और प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला 250, 100%। अब बात करेंगे हम माध्यमिक शिक्षक की, तो ये 60,686, 50% पदोन्नति। और वहीं आप बात कर लेते हैं प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला की 250 और 100%। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको बता देते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। 1,25,243% इतनी पोस्टिंग खाली हैं। इसके बावजूद भी अभी तक प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एग्जाम नहीं हुई, जो कि 5 मार्च 2022 को संपन्न होगी। शिवराज सिंह चौहान का विरोध प्रदर्शन। प्रदेश में भी अब प्रदर्शनकारियों और आंदोलनकारियों के मद्देनजर एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एमपी में अब प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी भी कानून के दायरे में आ सकते हैं, अगर विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उनसे इतनी ही राशि की वसूली हो सकती है। वसूली देने में अगर आनाकानी हुई तो संबंधित व्यक्ति की संपत्ति नीलाम भी हो सकती है। आंदोलन या प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले भी बच नहीं पाएंगे। शिवराज सरकार लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक एवं नुकसानी की वसूली अधिनियम 2021 ला सकती है। इस एक्ट को लागू करवाने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन होगा। और आपको बता दें कि
इसके फैसले को सिर्फ हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। इसके अध्यक्ष रिटायर्ड जिला जज होंगे। कैबिनेट और फिर विधानसभा में भी इसे लाने की तैयारी है पूरी। मध्य प्रदेश तीसरा ऐसा राज्य होगा जो ये कानून लेकर आएगा। इससे पहले यूपी और हरियाणा में ये कानून लागू हो चुका है। तो बेहद बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ये बड़ा फैसला ले सकती है। प्रपोजल तैयार हो चुका है। इसकी अपील सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर हो सकती है और हाई कोर्ट के अंदर इसे लगाना, अपील किसी को चाहता है तो वो हाई कोर्ट के अंदर अपील लगा सकता है। लेकिन जो दंगा करके पत्थरबाजी करते हैं, निजी संपत्तियों को नुकसान करते हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये इस अधिनियम के तहत है। और चलिए कुछ और जानकारी विस्तार से आपको देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि एमपी में कैसे प्रदर्शन करना भारी पड़ सकता है। दरअसल प्रदर्शन आंदोलन को लेकर कानून लाने की तैयारी, यूपी हरियाणा की तर्ज पर यह कानून लाया जा सकता है। कानून के दायरे में आ सकते हैं प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारी, यानी कि अगर कोई भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, नुकसान पहुंचाया गया तो गाज गिर सकती है। नुकसान पहुंचाने वालों से जुर्माना वसूल सकती है सरकार, और अगर जुर्माना नहीं देते तो फिर आरोपियों की संपत्ति नीलाम हो सकती है, कुर्क हो सकती है। इस एक्ट को लागू करवाने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा और ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा उसको केवल हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल का फैसला केवल हाई कोर्ट में ही चैलेंज होगा। यह बड़ा अपडेट है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हो सकते हैं रिटायर्ड जिला जज, और इस एक्ट को कैबिनेट के बाद फिर विधानसभा में लाया जाएगा। और आपको बता दें कि ऐसे में अब प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारियों की जो ये खबरें सामने आती हैं कि प्रदर्शन करने के दौरान किसी तरीके का नुकसान हुआ है, अब उस पर रोक लगाने की तैयारी में है सरकार। और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी आकाश, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ज्यादा अपडेट्स उनसे लेंगे। आकाश, इससे पहले यूपी और हरियाणा में हम देख चुके हैं ऐसा ही कानून लाया गया है 2020 और 2021 में। कई बार ऐसी जानकारी मिलती है जब प्रदर्शन की आड़ में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। जो प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि शरारती तत्व आ गए। क्या इसी को देखते हुए शिवराज सरकार अब ये फैसला उठा रही है? बिल्कुल, देखिए, प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों पर जो नुकसान पहुंचाते हैं, जो अराजक तत्व हैं, उन पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है और एक ड्राफ्ट मध्य प्रदेश सरकार की ओर से तैयार किया जा रहा है। अगर प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की संपत्ति का नुकसान होता है तो संबंधित व्यक्ति से या प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति से उस पूरी संपत्ति का हिसाब लिया जाएगा और उतनी वसूली की जाएगी जितने का नुकसान हुआ है। इसके लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट का गठन भी किया जाएगा और ये ट्रिब्यूनल कोर्ट जगह के हिसाब से होगी, यानी कि ग्वालियर का मामला है या इंदौर का मामला है या जबलपुर या भोपाल का मामला है तो उस हिसाब से ट्रिब्यूनल कोर्ट होगा। इसके अध्यक्ष जिला रिटायर्ड जज होंगे जो इसकी अध्यक्षता करेंगे। सबसे बड़ी बात है पूजा कि इसे चुनौती सिर्फ हाई कोर्ट में दी जा सकती है, उसके नीचे चुनौती देने का बिल्कुल आकाश, ये बहुत बड़ी बात है कि केवल इस फैसले को हाई कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। मैं लौट रही हूँ आपके पास आकाश, लेकिन अब इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने भी निशाना साधा। रिएक्शन सामने आ चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने कहा है कि सरकार डरी हुई है, सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह की नीति बना रही है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, इसको सरकार दबाना चाहती है। डरी हुई सरकार है। ये इस तरह से लोगों को जो उनका विरोध करते हैं उनको आतंकित करने का प्रयास करती है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने पहले कहा कि आप अपने नकारेपन को छुपाने के लिए, अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए जिस तरह से दमनकारी नीति बनाते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर हम इस पक्ष में हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन होना चाहिए और उसमें किसी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस का रिएक्शन आपने सुना और बीजेपी की तरफ से रजनीश अग्रवाल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनके से भी उनका रिएक्शन जान लेते हैं। रजनीश जी, आपका बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अभी केवल प्रपोजल बना है, कानून भी नहीं बना, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस कह रही है कि आप लोग प्रदर्शन नहीं करने देना चाहते हैं, तानाशाही रवैया अपनाना चाहते हैं, इसलिए आप ऐसा कानून लाना चाहते हैं। देखिए, लोकतंत्र में और संविधान में ये प्रावधान सबको है कि सब अपना आंदोलन कर सकें, कानूनी तौर पर उनको हक है ये। लेकिन सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने का
हक किसी को नहीं है और बड़ा कानून बनना ही चाहिए। जिस प्रकार रेल रोकने का काम हो, सड़क जाम करने का काम हो, भवनों को तोड़ने का काम हो, ये चाहे वो ट्रक जलाने का काम हो, सरकारी बसें जलाने का काम हो, ये कैसे ठीक हो सकता है? ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये हमारे देश की चुनी हुई सरकारें हैं और ये संपत्ति सरकार की संपत्ति यानी जनता की संपत्ति, आपकी संपत्ति, हमारी संपत्ति, हमारी और आपके टैक्स से बनी हुई संपत्ति है। और ये हानि पहुंचाकर अल्टीमेटली जनता का, देश का लॉस होता है, देश की हानि होती है। कांग्रेस क्या कह रही है इसके कोई मायने नहीं है। अगर इनमें अपनी ही समझ होती तो इनके हाल बुरे नहीं होते, पर इस पर सोचना ही होगा। मैं तो हिमायती रहा हूं, मैंने तो समाचार पत्रों में लेख भी लिखा है कि हमें आंदोलन के तौर तरीके भी बदलना होंगे, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में आंदोलन, गांधी जी ने भी उस समय भी सत्याग्रह के आंदोलन छेड़े, उन्होंने उस समय भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। अरे आजादी के बाद में सबसे बड़ा आंदोलन जो चला आपातकाल के विरोध में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उन्होंने पूरा आंदोलन सकारात्मक भाव से चलाया, रचनात्मक भाव से। छात्र आंदोलन था, युवा आंदोलन था, और आप यकीन मानिए एक पत्थर भी किसी ने नहीं उछाला किसी शीशे को तोड़ने के लिए। ठीक है रजनीश, मेरे और भी कई सवाल आपसे रहेंगे। कुणाल चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी तो कानून बना भी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने पहले सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। क्या आप लोग नहीं चाहते कि संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली भुगतना तो जनता को पड़ेगा? शांति से प्रदर्शन करने के लिए किसने रोका? शांति से प्रदर्शन कोई रोक रहा है? इस देश के अंदर कौन सा आंदोलन ने किसने नुकसान कर दिया? इस देश के अंदर जो एक बहुत फेमस मुंशी प्रेमचंद जी की कि जिस दिन ये सड़कें सूनी हो जाएगी उस दिन ये संसद आगारा हो जाएगी। देश के मौलिक मुद्दों से कैसे ध्यान हटाया जाए? रोज गैस की टंकी के भाव बढ़ाते हैं, रोज पेट्रोल के दाम बढ़ाते हैं, रोज पूरे देश के अंदर जो परिस्थितियों काले कानून लागू करते हैं तो कोई नहीं मांग रहा है। और ना सदन चलने देते हैं, ना विधानसभा चलने देते हैं, ना सदन के अंदर चर्चा करते हो। ये जो होते जा रहे हैं चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए कैसे देश सौंपा जाए। लेकिन कुणाल जी, वो ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि प्रदर्शन नहीं कर सकते, प्रदर्शन करने के लिए थोड़ी ना रोक रहे हैं। शांति से बैठकर प्रदर्शन कीजिए, लेकिन जिस तरीके से हम देखते हैं प्रदर्शन की आड़ में कई बार ऐसा होता है, शरारती तत्व बीच में घुस जाते हैं, संपत्ति का नुकसान होता है, फिर उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, और जो नुकसान होता है उसका भुगतान आम जनता को करना पड़ता है, गरीब आदमी को करना पड़ता है। ये तो इतने बड़े वाले लोग हैं कि एक आंदोलन करो तो मेरे पे 309 धारा लगा रखी, जैसे किसी कर्मचारी की हत्या करने की कोशिश कर रखी हो, कई दिन ये जेल रखता है। ये कुछ नहीं, इन चीजों से नहीं, कैसे आंदोलनों को दबाया जाए। आज बेरोजगार लोग रोजगार मांग रहे हैं तो क्यों उनको लाठियां मारी गई? क्या मामा से राखी बनवाने बहने बैठी थी शांति के तरीके से, उनको क्यों लाठी मारी गई? 3 साल से वो चयनित शिक्षा कर्मी अपने ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं, वो अगर प्रदर्शन करने आते हैं तो उनको लाठियां डंडे भी मार रहे हैं। ठीक है, नहीं कुणाल जी, ठीक है, ये जाहिर सी बात है कि अगर कोई अपनी मांगों को मनवाना चाहता है सरकार से तो एक जरिया हो सकता है कि आप प्रदर्शन के माध्यम से सरकार पर दबाव बना सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से ये जो आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हो अगर, तो कि इस तरीके से आगजनी करना, सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये तो सरासर गलत है ना। लेकिन मैं रजनीश जी से एक सवाल ले लेती हूँ। रजनीश जी, आप ये बताएं कि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि शांति से प्रदर्शन चल रहा होता है, लेकिन कई बार ऐसे शरारती तत्व बीच में आकर के प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि उन पर लगाम लगाए, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको मेंटेन करने की कोशिश करे, बजाय कि इस तरीके से उन पर दबाव बनाने से? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है उन तत्वों के खिलाफ तो कानून है ही, लेकिन जो आंदोलन की आड़ में केवल और केवल रास्ता जाम करना चाहते हैं, रेल रोकना चाहते हैं, देश की प्रगति को बाधित करना चाहते हैं, जब चाहे जहां चाहे तंबू गाड़ देंगे, ये सोच लेते हैं कि हम तो आंदोलन कर रहे हैं इसलिए कुछ भी कर सकते हैं, और उसके कारण बाकी 2 रोटी कमाने के चक्कर में सभी पेरेंट्स अपने माता पिता को पढ़ाते हैं, अच्छा लिखाते हैं ताकि हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी को प्राप्त कर सके। किंतु आपको बता देते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब फॉर्म डाले जाते हैं तो फॉर्म डालने के पश्चात 2 साल में रिजल्ट आता है, 4 साल में भर्ती होती है। इसके बावजूद भी भर्ती ना होने से पढ़े लिखे लोग आंदोलन करते हैं और यह आंदोलन ही सरकार को खलता है, इसलिए उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। और किसान आंदोलन करते हैं, उनमें भी लाठीचार्ज किया जाता है। इसलिए सरकार को इस नियम को बदलना चाहिए। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षक
अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और कम यानी कि 180 रुपये दिन में काम कर रहे हैं और इस तरह से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कुछ खेतों में काम कर रहे हैं, धान काटने का काम कर रहे हैं और तरह तरह के इसके बावजूद भी नियमितीकरण की लेकर को आंदोलन चल रहा है। इस तरह से अतिथि शिक्षक अपने गुजर बसर करने के लिए कारखानों में काम कर कर के अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। इसके बावजूद भी नियमित नहीं कर रही शिवराज सरकार के द्वारा 2 रोटी कमाने के चक्कर में लोगों को सताया जा रहा है। ऐसी सरकार को क्या कहें। 2 रोटी कमाने के चक्कर में आज हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक क्या से क्या नहीं कर रहे हैं। जो भी उनको काम मिलता है वह हंसी खुशी से अपना काम कर रहे हैं, किंतु शिवराज सरकार उन्हें नियमित नहीं कर रही। कारखानों में कर रहे अतिथि शिक्षक कार्य और अपना घर का गुजर बसर करने में संलग्न हैं और आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है और उन्हें अंदर कर दिया जाता है। किंतु अतिथि शिक्षक एक इतना ईमानदार होता है, वह अपनी मेहनत की कमाई खाता है। इस तरह से वह अब स्कूलों से उन्हें निकाल दिया गया है तो वह कारखानों में काम करके और अपना घर का गुजर बसर कर रहा है। इसी तरह से आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक आज कारखानों में काम कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। बेचारे क्या कर सकते हैं, जब सरकार नहीं मानती है तो इस तरह से उन्हें अपना काम करना पड़ता है। और अपनी घरवाली का मांग का सिंदूर बहुत महंगा पड़ रहा है। इस तरह से वह अपनी घरवाली के मांग का सिंदूर की कीमत आज किस तरह से उन्हें चुकानी पड़ रही है, यह तो मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक जानता है। और पढ़ाई लिखाई की जो उम्र थी वह उनकी उम्र अब ख़त्म हो चुकी है। इस तरह से अब तो सिर्फ ज्ञापन ही ज्ञापन बचे हैं जो ज़िंदगी में ज्ञापन दे रहे हैं। फूल जैसी ज़िंदगी को शिवराज सिंह सरकार ने इतना अहम बना दिया है जो कि ज्ञापन देते देते आज कहीं जल में खड़े हैं तो कहीं खंड में खड़े हैं। आज उनकी ज़िंदगी सफल नहीं हो पा रही है। इस तरह से अब तो आंदोलन ही एकमात्र सहारा रह गया है, जो आंदोलन चलता है और चलता रहेगा। यहाँ की सरकार रावण की तरह बन गई है, पता नहीं कितना और हम लोगों को सताएगी। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.